पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे एक 175 साल में एक बार आने वाले मौके ने वॉयेजर मिशन को पॉसिबल बनाया और कैसे जुपिटर पर वॉयेजर ने ऐसे ऐसे राज खोले जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचे थे। एक्टिव ज्वालामुखी मिले, बर्फ के नीचे छुपा समुद्र मिला और यहाँ तक कि जुपिटर के रिंग्स भी डिस्कवर हो गए। मगर ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जुपिटर के बाद वॉयेजर ने जो देखा वो और भी ज्यादा पागल कर देने वाला था। ये है वॉयेजर सीरीज का पार्ट 2 और इसमें हम सैटर्न से लेकर नेपट्यून तक का सफर करेंगे। और इस पार्ट के अंत में एक ऐसी फोटो की कहानी है जिसने पूरी इंसानियत का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। और अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देख लो ताकि सब कुछ कनेक्ट हो सके। दोस्तों, हमारे 97% व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी ज्यादा वीडियोस बनाने में बहुत मदद मिलती है। जुपिटर की ग्रेविटी से जबरदस्त स्लिंगशॉट लेने के बाद वॉयेजर 1 सैटर्न की तरफ निकल पड़ा और नवंबर 1980 में वॉयेजर 1 सैटर्न के पास पहुंचा और अगस्त 1981 में वॉयेजर 2 भी सैटर्न तक पहुंच गया। अब सैटर्न को तो हर कोई जानता है उसके खूबसूरत रिंग्स की वजह से। स्कूल में हम सबने सैटर्न की ड्राइंग बनाई है, एक गोला और उसके चारों तरफ एक रिंग। मगर वॉयेजर ने जब सैटर्न की क्लोजअप तस्वीरें भेजी तो जो दिखा वो हमारी ड्राइंग से लाखों गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा खूबसूरत था। पहले हम सोचते थे कि सैटर्न के कुछ रिंग्स हैं, मगर वॉयेजर ने बताया कि ये कुछ नहीं बल्कि हजारों की संख्या में है। एक के अंदर एक के अंदर एक, ऐसे रिंग्स की गिनती करना ही मुश्किल है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिंग्स असल में क्या हैं। ये कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है जैसा कि दूर से दिखता है, बल्कि ये अरबों खरबों छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बने हैं। कुछ टुकड़े रेत के दाने जितने छोटे हैं तो कुछ एक पूरे घर जितने बड़े हैं और कुछ तो एक पहाड़ जितने बड़े भी हैं। और ये सब बने हैं बर्फ, धूल और पत्थरों से। ये सारे टुकड़े सैटर्न की ग्रेविटी की वजह से उसके चारों तरफ एक पैटर्न में घूमते रहते हैं और दूर से देखने पर ये एक सॉलिड शानदार रिंग जैसे दिखते हैं। अब एक सवाल जो बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि ये रिंग्स बने कैसे, तो साइंटिस्ट्स की एक थ्योरी ये है कि बहुत पहले सैटर्न का एक चांद इसकी ग्रेविटी की वजह से टूट गया और उसके टुकड़े सैटर्न के चारों तरफ फैल गए और रिंग्स बन गए। दूसरी थ्योरी ये है कि कोई बड़ा एस्टेरॉयड या कॉमेट सैटर्न के पास से गुजरा और सैटर्न की ग्रेविटी ने उसे तोड़कर अपने चारों तरफ फैला दिया। अब सैटर्न के पास भी 146 से ज्यादा चांद हैं और वॉयेजर ने इनमें से कई चांदों को बहुत करीब से स्टडी किया। सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई टाइटन नाम के चांद पर। टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा चांद है और ये इतना बड़ा है कि प्लैनेट मर्क्यूरी से भी बड़ा है। मगर टाइटन को खास बनाती है एक बात, और वो ये कि टाइटन एकमात्र ऐसा चांद है जिसके पास एक मोटा एटमॉस्फेयर यानी वातावरण है, बिल्कुल पृथ्वी की तरह। अब ये एटमॉस्फेयर बना क्या चीज से है, तो इसमें ज्यादातर नाइट्रोजन गैस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में है। मगर सबसे क्रेजी बात यह है कि टाइटन की सरफेस पर लिक्विड की नदियां, झीलें और समुद्र हैं। अब तुम सोचोगे कि पानी की नदियां होंगी, तो नहीं दोस्तों, ये पानी की नहीं बल्कि मीथेन और ईथेन जैसे केमिकल्स की नदियां हैं जो इतनी ठंड में लिक्विड फॉर्म में बहती हैं। टाइटन पर टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जहां पानी तो बिल्कुल पत्थर की तरह जम जाएगा मगर मीथेन लिक्विड रहती है। तो टाइटन पर एक पूरा वेदर साइकिल चलता है, जहां मीथेन बादल बनती है, बारिश होती है, नदियों में बहती है, समुद्र में जाती है, फिर वेपराइज होकर वापस बादल बनती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी पर पानी का साइकिल चलता है। वॉयेजर की वजह से टाइटन इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि नासा और ईएसए ने मिलकर बाद में कैसिनी ह्यूजेंस नाम का एक पूरा मिशन भेजा सिर्फ सैटर्न और टाइटन को स्टडी करने के लिए। और वो मिशन इतना सक्सेसफुल रहा कि उसने टाइटन की सरफेस पर लैंड भी किया और तस्वीरें भेजी जो किसी एलियन दुनिया जैसी लग रही थी। अब सैटर्न और टाइटन की स्टडी पूरी करने के बाद वॉयेजर 1 का मिशन खत्म हो गया था, क्योंकि उसका काम सिर्फ जुपिटर और सैटर्न तक ही था। तो वॉयेजर 1 को डायरेक्ट सोलर सिस्टम से बाहर की तरफ भेज दिया गया। मगर वॉयेजर 2 का असली एडवेंचर अभी बाकी था, क्योंकि उसे अभी यूरेनस और नेपट्यून तक जाना था, जहां आज तक कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं गया था। जनवरी 1986 में वॉयेजर 2 यूरेनस के पास पहुंचा। यूरेनस सोलर सिस्टम का 7वां ग्रह है और ये एक बहुत ही अजीब और मिस्टीरियस ग्रह है। सबसे पहली अजीब बात यह है कि यूरेनस लिटरली अपनी साइड पर लुढ़क कर घूमता है, मतलब ये ग्रह 98 डिग्री टिल्ट पर है। इसकी सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि अरबों साल पहले एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट यूरेनस से जोरदार टकराया और उस टक्कर ने इसे एक तरफ गिरा दिया। इस टिल्ट की वजह से यूरेनस पर सीजन्स बहुत ही एक्सट्रीम है। इसका एक पोल 42 साल तक लगातार सूरज की तरफ रहता है और दूसरा पोल 42 साल तक पूरे अंधेरे में रहता है।
वॉयेजर 2 ने यूरेनस के 10 नए चांद डिस्कवर किए और इसका टेम्परेचर मापा, जो -224 डिग्री सेल्सियस निकला, जो इसे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह बनाता है। नेपट्यून यूरेनस से भी ज्यादा दूर है सूरज से, मगर फिर भी यूरेनस नेपट्यून से ज्यादा ठंडा है। एक थ्योरी ये है कि वो पुरानी टक्कर ने न सिर्फ इसे टेढ़ा किया, बल्कि इसकी अंदर की गर्मी भी छीन ली। यूरेनस के बाद वॉयेजर 2 ने अपना सबसे लंबा सफर तय किया और अगस्त 1989 में नेपट्यून के पास पहुंचा। नेपट्यून सूरज से इतना दूर है कि रोशनी को यहां तक पहुंचने में 4 घंटे से ज्यादा लगते हैं। वॉयेजर 2 ने जब नेपट्यून की तस्वीरें भेजी तो जो दिखा वो डरावना भी था और फैसिनेटिंग भी। ये एक गहरे नीले रंग का ग्रह है और सबसे शॉकिंग डिस्कवरी थी नेपट्यून की हवाओं की। वॉयेजर ने मापा कि नेपट्यून पर हवाएं 2100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती हैं। ये आवाज की स्पीड से भी तेज है। नेपट्यून सूरज से जितनी एनर्जी रिसीव करता है, उससे 2.5 गुना ज्यादा एनर्जी खुद प्रोड्यूस करता है, जो आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। नेपट्यून के सबसे बड़े चांद ट्राइटन पर वॉयेजर 2 ने एक बहुत ही अजीब चीज डिस्कवर की। ट्राइटन एकमात्र बड़ा चांद है जो अपने ग्रह के चारों तरफ उल्टी दिशा में घूमता है, यानी रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में है। बाकी सारे चांद अपने ग्रह के घूमने की दिशा में ही घूमते हैं, मगर ट्राइटन उल्टा घूमता है। इसका मतलब यह है कि ट्राइटन शायद नेपट्यून के साथ नहीं बना था, बल्कि ये कहीं और से आया होगा और नेपट्यून की ग्रेविटी ने इसे कैप्चर कर लिया होगा। ट्राइटन की सरफेस बर्फ से ढकी हुई है और वॉयेजर ने वहां नाइट्रोजन के गीजर्स भी देखे जो सरफेस से फूट रहे थे। ट्राइटन का टेम्परेचर -235 डिग्री सेल्सियस है, जो इसे सोलर सिस्टम की सबसे ठंडी जगहों में से एक बनाता है। नेपट्यून की स्टडी पूरी करने के साथ ही वॉयेजर 2 ने अपने प्लैनेटरी मिशन को कंप्लीट कर लिया। इसने चारों ग्रहों को विजिट किया था और हर एक ग्रह पर ऐसी चीजें डिस्कवर की थी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। वॉयेजर 2 आज तक एकमात्र स्पेसक्राफ्ट है जिसने यूरेनस और नेपट्यून को विजिट किया है और शायद अगले कई दशकों तक कोई और स्पेसक्राफ्ट वहां नहीं जाने वाला है। तो वॉयेजर 2 की वो तस्वीरें ही हैं जो आज भी हमारे पास यूरेनस और नेपट्यून के बारे में सबसे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इमोशनल और माइंड ब्लोइंग मोमेंट आता है। फरवरी 1990 में जब वॉयेजर 1 नेपट्यून की ऑर्बिट से भी आगे निकल चुका था, तो उस टाइम के फेमस साइंटिस्ट कार्ल सेगन ने नासा से एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि क्या हम वॉयेजर से एक लास्ट टाइम उसके कैमरे को घुमाकर पीछे की तरफ एक फोटो खिंचवा सकते हैं जिसमें पृथ्वी दिखे। अब नासा के कुछ लोगों ने कहा कि इसमें क्या फायदा है, हमें तो पता है पृथ्वी कैसी दिखती है और वॉयेजर इतनी दूर है कि पृथ्वी तो बस एक छोटा सा डॉट दिखेगा। मगर कार्ल सेगन ने जिद की और कहा कि यही तो मैं देखना चाहता हूं कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। तो नासा ने वॉयेजर को कमांड भेजा और 14 फरवरी 1990 को वॉयेजर ने अपने कैमरे को घुमाकर पीछे की तरफ 60 तस्वीरें खींची, जिनमें सोलर सिस्टम के कई ग्रह दिख रहे थे। और उन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर में 6 अरब किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी दिख रही थी, एक बहुत छोटे से हल्के नीले रंग के डॉट की तरह, जो सनलाइट की एक किरण में खोया हुआ सा था। इस तस्वीर को पेल ब्लू डॉट यानी हल्का नीला बिंदु नाम दिया गया और ये तस्वीर इतिहास की सबसे इंपॉर्टेंट और इमोशनल तस्वीरों में से एक बन गई। कार्ल सेगन ने इस तस्वीर के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत स्पीच दी थी जो आज भी लोगों को रुला देती है। उन्होंने कहा कि जरा उस छोटे से नीले डॉट को देखो, वही हमारा घर है, वही जगह है जहां हम सब रहते हैं। उसी छोटे से बिंदु पर हर इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी जी है। हमारी खुशियाँ, हमारे दुख, हमारी लड़ाइयाँ, हमारे सपने, सब कुछ वही हुआ है। इतिहास के जितने भी राजा, सैनिक, हीरो, विलेन, जितने भी महान लोग या आम लोग हुए हैं, सब के सब उसी छोटे से डॉट पर जी कर चले गए। हम जिन चीज़ों पर इतना घमंड करते हैं, हमारी ताकत, हमारी सीमाएं, हमारी पहचान, वो सब इस विशाल ब्रह्मांड के सामने लगभग कुछ भी नहीं है। सोचो, जिस चीज़ के लिए हम लड़ते हैं, नफरत करते हैं, वो सब बस इसी छोटे से धूल के कण पर हो रहा है जो सूरज की एक हल्की सी किरण में तैर रहा है। ये तस्वीर हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि इस ब्रह्मांड में हमारे पास सिर्फ यही एक घर है और अगर हमें यहाँ जीना है तो हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना होगा।
ये स्पीच सुनकर लोगों को एहसास हुआ कि हम कितने छोटे हैं और हमारी सारी लड़ाइयाँ, नफरतें, देश की सीमाएं कितनी मीनिंगलेस हैं जब पूरी इंसानियत एक बहुत छोटे से डॉट पर रह रही है, जो इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं खोया हुआ है। पेल ब्लू डॉट की ये फोटो सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक फिलॉसफी बन गई जो हमें सिखाती है कि एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, क्योंकि हम सब के पास यही एक घर है और इस ब्रह्मांड में कोई हमें बचाने नहीं आएगा। अब इस फोटो के बाद वॉयेजर के कैमरों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि पावर बचाई जा सके। वॉयेजर अब सिर्फ डेटा कलेक्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को ही चला रहा है और सिग्नल भेज रहा है। और अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि वॉयेजर आज कहाँ है और वो अब क्या कर रहा है। तो 2012 में वॉयेजर 1 ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। वो पहला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट बन गया जिसने सोलर सिस्टम की बाउंड्री को पार किया और इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री की, यानी तारों के बीच की खाली जगह में पहुंच गया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि सोलर सिस्टम की बाउंड्री का मतलब क्या है। देखो, सूरज से लगातार एक सोलर विंड निकलती है जो चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम होती है जो सूरज से सभी दिशाओं में फैलती है। ये सोलर विंड एक बबल जैसा एरिया बनाती है जिसे हीलियोस्फेयर कहते हैं। इस बबल के अंदर सूरज का प्रभाव होता है और इसके बाहर इंटरस्टेलर स्पेस शुरू होता है। वॉयेजर 1 ने जब इस बबल की बाउंड्री को पार किया तो वहाँ के डेटा से पता चला कि सोलर विंड की स्पीड अचानक से बहुत कम हो गई और बाहर से आने वाली कॉस्मिक रेस की मात्रा बढ़ गई। इसका मतलब था कि वॉयेजर 1 अब सूरज के प्रभाव से बाहर निकल चुका था और 2018 में वॉयेजर 2 ने भी ये माइलस्टोन क्रॉस कर लिया और वो भी इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया। आज 2026 में वॉयेजर 1 पृथ्वी से लगभग 24.5 अरब किलोमीटर दूर है और वॉयेजर 2 लगभग 20.5 अरब किलोमीटर दूर है। दोनों अभी भी काम कर रहे हैं और डेटा भेज रहे हैं, हालांकि उनकी पावर लगातार कम होती जा रही है। नासा के इंजीनियर्स एक एक करके इंस्ट्रूमेंट्स बंद कर रहे हैं ताकि बची हुई एनर्जी से कम्युनिकेशन सिस्टम चलता रहे। वॉयेजर का आरटीजी हर साल लगभग 4 वॉट्स पावर खो रहा है और साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि 2029 से 2030 के बीच कहीं वॉयेजर के पास इतनी पावर नहीं बचेगी कि वो कोई इंस्ट्रूमेंट चला सके। उसके बाद वॉयेजर हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा और बस एक मुर्दा मशीन की तरह ब्रह्मांड में तैरता रहेगा। मगर चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वॉयेजर ने अपना काम पहले ही पूरा कर दिया है। इसने हमें इतना डेटा और इतनी डिस्कवरीज दी कि अगली कई पीढ़ियां इनकी स्टडी करती रहेंगी। इस पार्ट में हमने देखा कि कैसे वॉयेजर ने ग्रहों के राज खोले और हमें अपनी असली जगह दिखाई, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि कैसे वॉयेजर ने इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर किया, उस गोल्डन रिकॉर्ड की कहानी, और वॉयेजर आज 2026 में कहाँ है। तो पार्ट 3 मिस मत करना। स्टे क्यूरियस और मिलते हैं फाइनल पार्ट में।